बेटा ये बैकग्राउंड में आवाज किसकी आ रही? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया है और फिर उसके बाद मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्लस आई इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं और अब मैं डिस्कस करूंगा माइनस आई इफेक्ट। तो आप नोट करो, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें नोट करो, एनी एटम और ग्रुप, any atom or group, any atom or group which decreases electron density, which decreases sigma electron density, any atom or group which decreases sigma electron density, any atom or group which decreases sigma electron density in surrounding of carbon atom, any atom or group which decreases sigma electron density in surrounding of carbon atom, in surrounding of carbon atom, if all other structural features are identical, if all other structural features are identical, if all other structural features are identical, is called minus I effect group or electron withdrawing group, is called minus I effect group or electron withdrawing group, is called minus I effect group or electron withdrawing group. मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, any atom or group which decreases sigma electron density in surrounding of carbon atom, if all other structural features are identical, then it is called minus I effect group, then it is called minus I effect group और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो अब जरा देखो, जैसे हमारे पास एक कार्बन स्केलेटन है और अगर इससे एक रेफरेंस एटम हाइड्रोजन अटैच है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा करके अगर मान लो एक ग्रुप Y को अटैच करते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। तो अगर यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्जर्व हो रही है इसके कंपेयर में, इस कार्बन के कंपेयर में जहां पे रेफरेंस एटम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है कार्बन के सराउंडिंग में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह जो है ये वाई ग्रुप है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, कार्बन से अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में Y को हम यहाँ पे
माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, वाई इज माइनस आई इफेक्ट ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अब देखो बात आती है कि जरा बेटा एक मिनट वेट करना, एक फोन कॉल मैं रिसीव कर लेता हूँ, अर्जेंट है। माइक सर, आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। तो हमें यहाँ पे जो डिफरेंट माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है उनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर को डिटरमाइन करना है। तो नोट करो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट of various group, order of minus I effect of various group, order of minus I effect of various group is as follows। तो अब जरा देखो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NR3 पॉजिटिव दिखाता है, इसके बाद SR2 पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं, इसके बाद NH3 पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर NO2 ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में NO2 ग्रुप को कंसीडर करते हैं। इसके बाद फिर SO2R को कंसीडर करते हैं, SO2R। ठीक है, इसके बाद फिर साइनाइड ग्रुप को कंसीडर करते हैं। साइनाइड ग्रुप के बाद फिर कंसीडर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके बाद फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद फिर कंसिडर करते हैं OH ग्रुप को, फिर आता है OR ग्रुप। ठीक है एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर कीटोनिक ग्रुप आता है,
इसके बाद फिर कंसिडर करते हैं OH ग्रुप को, फिर OR ग्रुप को कंसिडर करते हैं, फिर आता है यहाँ पे एल्काइन, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन के बाद फिर आता है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप के बाद फिर NH2 नहीं कंसिडर आएगा। NH2 को अगर कंसिडर करें तो हाँ ठीक है, ये एल्काइन के बाद आप NH2 को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। तो फिर NH2 ग्रुप ही आना चाहिए। फिनाइल, फिनाइल के बाद फिर एल्कीन, और उसके बाद फिर रेफरेंस एटम आता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है -I इफेक्ट का ऑर्डर। और या ऑब्वियसली यहां भी समझ लेना कि ये -I इफेक्ट का ऑर्डर जो है ये तभी ऑब्जर्व होगा जब हम एक एक ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जैसे एक हमने अगर NH3 पॉजिटिव लिया तो एक NO2 का -I इफेक्ट को अगर कंपेयर करेंगे तभी ये ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। पता चला कि आप एक NH3 पॉजिटिव और 2 NO2 के -I इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो नेचुरल सी बात है कि फिर वहां पे 2 NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर तभी ऑब्जर्व होगा जब आप एक एक ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करोगे और वो ग्रुप आइडेंटिकल पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक है, अगर एक भी कार्बन का डिफरेंस रहा, मतलब ये आगे पीछे रहे, तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट शॉर्ट रेंज इफेक्ट होता है, बहुत तेजी से इसकी वैल्यू में चेंज ऑब्जर्व होता है। तो इसलिए ये ग्रुप आइडेंटिकल पोजीशन पे होने चाहिए और सिंगल सिंगल ग्रुप के बीच में हम अगर कंपैरिजन करेंगे तभी ये ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो बात आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो आप लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो इसमें आप फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो। फर्स्ट एप्लीकेशन, इन डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, इन डिटर्मिनेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को डिटरमाइन करने में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, तो इसमें नोट करो, लिखो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट as well as direction of dipole moment as well as magnitude of dipole moment, direction of dipole moment as well as magnitude of dipole moment is directly governed by direction of dipole moment as well as magnitude of dipole moment is directly governed by inductive effect. Direction of dipole moment as well as magnitude of dipole moment is directly governed by inductive effect.
तो अब जैसे देखो कैसे ये डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होता है और मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार्बन स्केलेटन है और इस कार्बन स्केलेटन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, अगर कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, मतलब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ग्रुप की तरफ होगी। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन की डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हम कंसीडर करते हैं, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसी डायरेक्शन को डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम बोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस ग्रुप की तरफ, इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ग्रुप की तरफ होनी चाहिए। यानी कि अगर कार्बन से माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगी। उसी तरीके से अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, मतलब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है, तो तब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कार्बन की तरफ होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कार्बन की तरफ हो रही है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स कार्बन होनी चाहिए। यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप की तरफ होगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है तो कार्बन की तरफ होगी। तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा, अब देखो बात आती है कि अगर कार्बन से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे जैसे उस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, उस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। तो डायपोल मोमेंट of a covalent bond is directly proportional to minus I effect of group. And it is directly proportional to plus I effect of group. बट कंपैरिजन आप तभी कर पाओगे जब सारे के सारे ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हो या सारे के सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हो। अगर कुछ ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं और कुछ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो फिर आप थियोरेटिकली जो है डायपोल मोमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड का डायपोल मोमेंट को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब सारे के सारे ग्रुप एक जैसा इफेक्ट दिखाएंगे। तो फिर जैसे जैसे वो इफेक्ट बढ़ता जाएगा, बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। तो अब जैसे देखो अगर हमने कंसिडर किया CH3 COO नेगेटिव को, CH3 COO नेगेटिव को, और हमने कंसिडर किया CH3 CH3 थ्राइस, और हमने कंसिडर किया CH3 O नेगेटिव। अब मान लो इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है μ1, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है μ2 और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है μ3।
तो अब हमें म्यू1 म्यू2 और म्यू3 का ऑर्डर अगर डिटरमाइन करना है तो देखो ये C+O नेगेटिव, ये टर्सरी ब्यूटाइल और O नेगेटिव, ये तीनों ही प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट O नेगेटिव का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा डायपोलमेंट यहाँ पे इस बॉन्ड का होगा, म्यू3 वैल्यू सबसे बड़ी होगी। उसके बाद C+O नेगेटिव आता है तो फिर म्यू1 और फिर टर्सरी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट तो म्यू2। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डायपोल मूवमेंट अगर हम कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, म्यू3 इज ग्रेटर देन म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। ये क्लियर हुआ बेटा? यस Yes, sir. अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया CH3 COOH CH3 F CH3 NO2 CH3 SR2 positive CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर इसका बॉन्ड डायपोलमेंट म्यू1, इसका बॉन्ड डायपोलमेंट म्यू2, इसका बॉन्ड डायपोलमेंट म्यू3 और इसका बॉन्ड डायपोलमेंट म्यू4, इसका बॉन्ड डायपोलमेंट म्यू5 है, तो इनका ऑर्डर क्या होगा बताओ? तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे म्यू4 होगी, क्योंकि SR2 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट इनमें सबसे ज्यादा है। म्यू4, म्यू4 के बाद फिर म्यू3, म्यू3 के बाद फिर म्यू1, म्यू1 के बाद फिर म्यू2 और सबसे छोटी वैल्यू इसमें होगी म्यू5। ये क्लियर है बेटा? यस सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कंपैरिजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सारे के सारे ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं। ऊपर वाले केस में सारे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे थे, अगर कुछ माइनस आई कुछ प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। थियोरेटिकली आंसर कर पाना, मतलब थियोरेटिकली एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप को कंपेयर कर पाना पॉसिबल नहीं। सेकंड में CH3F है या CH2F2 है? कहाँ पे है ये? यस सर। CH3F, ये H F लिखा हुआ है, ये H है। CH3F। अब देखो, अगर डायपोलमेंट की बात चल रही है तो एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है 11th में कि अगर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो नॉर्मली उसका डायपोलमेंट 0 होता है, ठीक है? फॉर सिमेट्रिकल molecules, for symmetrical molecules generally their dipole moment is 0। अब कब ये 0 नहीं होता? एक्सेप्शन occurs
in those cases, exception occurs in those cases where lone pair is present, where lone pair is present on non-terminal atom. अगर लोन पेयर नॉन टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने पे भी डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होगा। अदरवाइज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, बेंजीन रिंग है, पैरा पोजीशन पे दो साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे टर्मिनल एटम है, नॉन टर्मिनल एटम नहीं है, टर्मिनल एटम है, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल। तो अगर ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल है, लेकिन लोन पेयर नॉन टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे नॉन टर्मिनल एटम है। टर्मिनल एटम का मतलब लास्ट एटम, तो लास्ट एटम ऑक्सीजन नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल का। तो ये ऑक्सीजन नॉन टर्मिनल एटम है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा इसका। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को, क्या होना चाहिए इसका डायपोल मोमेंट बताओ। वेरी गुड। देखो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और टर्मिनल एटम पे लोन पेयर, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होना चाहिए जीरो। यहाँ पे क्या होगा डायपोल मोमेंट, नॉन जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन टर्मिनल एटम है, नॉन टर्मिनल एटम पे लोन पेयर है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। यस सर। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में सेकंड एप्लीकेशन, in determination of acidic strength of carboxylic acid
in determination of acidic strength of carboxylic acid. तो अगर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन आयन। डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका Ka, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है। तो अब आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to hydrogen ion concentration produced. Acidic strength is directly proportional to hydrogen ion concentration produced per gram equivalent of acid. अगर हम एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व करने पे जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो डिसाइड करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ठीक है, अब आप देखो अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली एसिड एनायन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से ये दोनों प्रोड्यूस हुए। तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलेट आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अब बात आती है कार्बोक्सिलेट आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड कब ज्यादा होगा। तो बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा तब प्रोड्यूस होगा जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन produced is directly proportional to stability of carboxylate ion. Concentration of carboxylate ion produced is directly proportional to stability of carboxylate ion. और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन या किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी है वो आयनिक चार्ज इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन को अगर हम कंसीडर करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन is inversely proportional to intensity of negative charge
on oxygen atom. ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जितनी कम होगी, ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी जितनी कम होगी, एनायन उतना स्टेबल होगा। ठीक है, एनायन उतना स्टेबल होगा, और एनायन जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में एनायन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और एनायन की स्टेबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप बात आती है नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, intensity of negative charge on oxygen atom, intensity of negative charge on oxygen atom is directly proportional to intensity of negative charge on oxygen atom of carboxylate ion. Intensity of negative charge on oxygen atom of carboxylate ion is directly proportional to plus I effect of Z group प्लस आई इफेक्ट ऑफ जेड ग्रुप। यहां पे देखो ये जो जेड ग्रुप लगा हुआ है इसका अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अगर इस जेड ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को और बढ़ाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ जेड ग्रुप। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। and it is inversely proportional to minus I effect of Z group। अगर Z group माइनस आई इफेक्ट दिखाता है तो जैसे जैसे उसका माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो तो ये कार्बोक्सिलेट आयन को हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है फिर तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी और बढ़ा देगा, और अगर ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर देगा। तो इसका मतलब अब हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ of carboxylic acid, acidic strength of carboxylic acid is directly proportional to minus I effect of Z group and inversely proportional to plus I effect
ऑफ जेड ग्रुप, ये बोल सकते हैं। ये क्लियर है बेटा सबको? आप एक बार इसको स्टार्टिंग से फिर से समझ लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट करके कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली ये एनायन कंसंट्रेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड, ये भी बोल सकते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस्ड ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। अब कार्बोक्सिलेट आयन एक आयन है, आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो आयनिक चार्ज इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही चार्ज किसी भी स्पीसीज को अनस्टेबल बनाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी तब भी आयन अनस्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होगी तब भी आयन अनस्टेबल होगा। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड है वो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम को अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा, और अगर वो कम कर रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, इसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, और जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर रहा होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी को कम कर रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इसीलिए ये कंक्लूजन आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is directly proportional to minus I effect of group and inversely proportional to plus I effect of group. तो अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, arrange the following carboxylic acid, arrange the following carboxylic acid, arrange the following carboxylic acid in terms of, arrange the following carboxylic acid in terms of increasing order, in terms of increasing order of their acidic strength. Arrange the following carboxylic acid in terms of increasing order of their acidic strength.
बताओ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? बोलो भाई। अब यहाँ पे ये ग्रुप है जो शेड्यूल एच ग्रुप से कनेक्टेड है, ये कैसा इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाएगा ये? कौन सा इफेक्ट दिखाएगा ये? अरे सो गए क्या? हाँ, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? बोलो भाई। अरे क्लोरीन कनेक्टेड है तो क्लोरीन तो माइनस आई दिखाता है ना, ये माइनस आई दिखाएगा। कर लेना मम्मी की ये बात। क्या दिखाएगा? आसिमा, माइक म्यूट करो। ये क्या दिखाएगा? प्लस आई। प्लस आई सर। ये क्या दिखाएगा? माइनस माइनस आई दिखाएगा। और ये क्या दिखाएगा? ये भी माइनस आई दिखाएगा। माइनस आई। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन दिखाएगा? थर्ड दिखाएगा। थर्ड में जो इथाइल है उसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होना कम हो। चाहिए। थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या आना चाहिए बोलो? फर्स्ट। क्योंकि वहां भी प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व है तो फर्स्ट हो जाएगा। अब आपके पास है सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा बेटा बताओ? सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा?
अरे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जितना क्लोज होगा, जितना पास होगा, माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो फिफ्थ में वो सबसे पास है, तो फिफ्थ फिफ्थ में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फिफ्थ हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा? अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों Second. क्लोरीन टर्मिनल कार्बन पे, यहाँ पे एक क्लोरीन टर्मिनल कार्बन पे, एक क्लोरीन उसके आगे वाले कार्बन पे, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो फिर सेकंड आ जाएगा। Second आएगा। और फिर आ जाएगा फोर्थ। तो ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेप। ये हमने 9 कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर किया है, इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले तो आप कैटेगराइज कर लो कहां पे कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। यहां पे कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है इस केस में? कौन सा इफेक्ट है इधर? माइनस आई। माइनस आई। फटाफट बोलते जाओ, इसमें क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। यहाँ पे प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई। यहाँ पे माइनस आई। माइनस आई। इधर माइनस आई। माइनस आई। प्लस आई। माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई। नो इंडक्टिव इफेक्ट। आई इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन रेफरेंस एटम है। इधर क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। यहाँ पे माइनस आई। माइनस आई। माइनस आई। यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस आई। प्लस आई। प्लस आई। बेसिकली क्या है, आप जरा इस बात को समझना। ये जो COOH ग्रुप है ना, ये दिखा रहा है माइनस आई, लेकिन अब इससे कार्बन जुड़ते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या दिखा है? तो अब यहाँ पे आप देखो, ये COOH ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन को अगर आप देखो, ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रही है। तो अगर ये COOH ग्रुप उस अफेक्टेड ग्रुप के पास है, फिर तो वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती जाएगी, क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इसका प्लस आई इफेक्ट इसके माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेट करने लगेगा। तो यहाँ पे यही होता है। ये पूरा ग्रुप मिल करके अगर हम देखें, तो ये पूरा ग्रुप मिल करके दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। और इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, वो हाइड्रोजन के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, वो हाइड्रोजन के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, लेकिन मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से कम होता है। अगर हम यहां पे एक CH2 और ऐड कर दें, एक CH2 अगर हम और ऐड कर देते हैं यहां पे,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, अगर एक CH2 ग्रुप हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, एक CH2 ग्रुप हमने और ऐड कर दिया, अब इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट को डोमिनेट करने लगता है। अब इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अब जैसे यहाँ पे देखो CH2 थ्राइस है, अगर यहाँ पे CH2 4 होता, 4 CH2 ग्रुप यहाँ पे जुड़े होते, तो फिर इस पूरे का जो प्लस आई इफेक्ट होता वो CH3 यानी कि इसके प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता। इसका मतलब है कि तब ये कम एसिडिक हो जाता है एसिटिक एसिड के कंपेयर। तो अब आपको इस फैक्ट को दिमाग में रखना है कि CH2 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 C+H यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगर 4 CH2 ग्रुप जुड़े हुए तो इसका प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। बट मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से 3 CH2 ग्रुप अगर जुड़े हो तो उनसे ज्यादा है, और ये 3 CH2 ग्रुप और C+H ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो हाइड्रोजन के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आपको इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा यहां पे। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को कंसीडर करें तो सबसे कम एसिडिक कौन होगा बताओ? थर्ड। थर्ड, वेरी गुड। उसके बाद नाइन्थ। नाइन्थ। इसके बाद सिक्स्थ। फिर जिसको हम लोग समराइज करते जा रहे हैं उसको सर्कल करते जाओ, जिससे फिर आपको उसको देखना ही ना हो। हाँ, अब इसके बाद एट्थ। अब आप ये देखो, हाँ एकदम सही है, 8th होना चाहिए। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे वीक होगा। हाँ फिर बोलो। सेकंड सेकंड होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया भाई? अच्छा आप मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगा? सेवेंथ। 7th में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। 7th में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। उसके बाद फर्स्ट, वेरी गुड। अब इसके बाद फिफ्थ। हाँ बोलो। बोलो बेटा क्या होगा? सर मे बी फिफ्थ। तो अब आपको देखो, सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये 3 है, इनमें कंपेयर करना है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जरा ध्यान से देखना, जिस कार्बन पे सेकंड में C+H ग्रुप है उसी कार्बन पे फोर्थ में NO2 है, और उसी कार्बन पे फिफ्थ में 2 क्लोरीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 2 क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो एक NO2 के माइनस आई इफेक्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड के माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि वो जो ऑर्डर हम कंसीडर करते हैं वो एक एक ग्रुप के बीच में जब आइडेंटिकल पोजीशन पे वो प्रेजेंट होंगे तब कंपैरिजन करने पे वो ऑर्डर ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन और एक NO2, 2 क्लोरीन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 क्लोरीन का माइनस आई एक NO2 एक सिडवेज ग्रुप के माइनस आई से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा तो होना चाहिए। फिर कौन आएगा, फिफ्थ। फिफ्थ आएगा। इसके बाद फिर भाई सेकंड और फोर्थ में, फोर्थ। फोर्थ फोर्थ आएगा सर। और लास्ट में आएगा सेकंड। आ गया ये समझ में पूरा ऑर्डर? यस Yes. सर। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें से कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार स्ट्रक्चर न दे करके कॉमन नेम ही लिख देते हैं और बोलते हैं कि और इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। जैसे ये वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, इसका कॉमन नेम क्या है, कोई बताएगा? अरे बहुत ही कॉमन है भाई, इतना कॉमन है तब भी इसका कॉमन नेम नहीं बता पा रहे। अरे ऑक्सैलिक एसिड नाम नहीं सुना है क्या, ये ऑक्सैलिक एसिड है, इतना कॉमन नेम। ये जो है इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। इसका नाम तो जानते होगे, एसिडिक। Acetic acid. एसिटिक एसिड। वेरी गुड, चलो कम से कम एसिटिक एसिड को तो पहचानते हो। ये सब तो चलो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एसिड, अरे कॉमन नेम पूछ रहा हूँ हीरो। फॉर्मिक एसिड, हाँ, फॉर्मिक एसिड। सर। इसका नेम बताओ, इन दोनों का 8th और 9th का नेम बताओ क्या है? हाँ भाई, 8th का नेम पता चला? इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। और ये जो 9th है इसको बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड। अगर यहीं पे एक CH2 और बढ़ा दें तो उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। CH2 4 अगर हो जाए तो वो एडिपिक एसिड है।
इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो वृंदा ने बोला है 1 2 6 5 4 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब चेक करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है भाई फर्स्ट में? प्लस आई। सही प्लस आई। ये क्या दिखा रहा है? प्लस सही आई। प्लस आई। ये क्या दिखा रहा है? माइनस आई। माइनस आई माइनस आई। ये क्या दिखा रहा है? माइनस आई माइनस माइनस आई। आई। जीरो। नो जीरो। जीरो ये प्लस आई प्लस आई। तो फिर सबसे ज्यादा क्लियरली किसको होना चाहिए? फोर्थ। यस सर। यस सर यस। सर बट इसका मतलब NO2 सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है और जो यहाँ पे रिंग है थर्ड में वो तो एक्सिलिक एसिड के साथ ही अटैच्ड है। फिनाइल ग्रुप जो है ना, फिनाइल ग्रुप के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बेटा। फिनाइल ग्रुप के साथ क्या है कि यहाँ पे माइनस आई और प्लस एम, ठीक है, ये माइनस आई और प्लस एम दिखाता है। अभी मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे तो ये ओवरऑल जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, कम नहीं करता है। वो जो प्लस एम दिखाता है उसकी वजह से, ठीक है। ओके सर। इनफैक्ट जो बेंजोइक एसिड होता है ना, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से हमेशा कम एसिडिक होता है। इसको आप कहीं पे नोट पे लिख लो, बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में अगर कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा एसिडिक है? फोर्थ और फिफ्थ में कौन ज्यादा एसिडिक है? फोर्थ। ऑब्वियसली फोर्थ। और मैंने बोला फिफ्थ जो है वो थर्ड से ज्यादा एसिडिक है। फिफ्थ थर्ड से ज्यादा एसिडिक है, तो इसलिए ये ऑर्डर तो गलत है। अब देखो सही ऑर्डर क्या होगा। सबसे कम ये एसिडिक यहाँ पे होना चाहिए सेकंड। अब देखो सेकंड सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि ये देखो ये सेकेंडरी अल्काइल का प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ, जबकि यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल का प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है। सेकेंडरी अल्काइल का प्लस आई प्राइमरी अल्काइल के प्लस आई से ज्यादा होता है। सेकेंडरी अल्काइल का प्लस आई प्राइमरी अल्काइल के प्लस आई से ज्यादा होता है, इसलिए सेकंड जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा। तो सबसे कम एसिडिक सेकंड, उसके बाद फिर फर्स्ट। फर्स्ट।
ठीक है, उसके बाद फिर Sixth. सिक्स, ठीक है, सेकेंड, Fifth. फर्स्ट और सिक्स, ये डिसाइड हो गया। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में देखना है। थर्ड, तो फिफ्थ, तो इनमें अभी मैंने बताया कि थर्ड जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा। तो थर्ड के बाद फिर Fifth. फिफ्थ, फिफ्थ, सबसे ज्यादा और fourth. उसके बाद सबसे ज्यादा होगा फोर्थ। फोर्थ। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बताया हुआ, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उन्हीं को कंसीडर कर रहा हूँ। आगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन में आप देखोगे मेसोमेरिक इफेक्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो फिर उसको डिस्कस करने के बाद यहाँ पे कंसेप्ट मतलब प्रॉब्लम्स में वैरायटी और बढ़ जाएगी। तो थर्ड एप्लीकेशन आप नोट करो, इंडक्टिव इफेक्ट का थर्ड एप्लीकेशन लिखो, इन डिटर्मिनेशन ऑफ in determination of basic strength of nitrogenous bases. In determination of basic strength of nitrogenous bases. तो आप यहां पे नोट करो, इसमें लिखो नाइट्रोजिनस बेसिस, nitrogenous bases always acts as, nitrogenous bases always acts as, nitrogenous bases always acts as Lewis bases as well as Bronsted bases, Lewis bases as well as Bronsted bases. Nitrogenous bases always acts as Lewis bases as well as Bronsted bases. तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमने एक नाइट्रोजिनस बेस को कंसीडर किया, अब इसको हम एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एज अ ल्यूइस बेस यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर लेगा, H पॉजिटिव रिमूव करके ये इस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और साथ में एसिड एनायन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ये इस कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ, तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ nitrogenous bases basic strength of nitrogenous bases is directly proportional to stability of ammonium ion produced. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अमोनियम आयन जितना स्टेबल होगा
इसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन प्रोड्यूस्ड, ये भी एक आयन है, आयन की स्टेबिलिटी हमेशा आयनिक चार्ज इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप ये बोलोगे स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, intensity of positive charge on nitrogen atom। ठीक है, stability of ammonium ion produced is inversely proportional to intensity of positive charge on nitrogen atom। अब बात आती है ये नाइट्रोजन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी है इसको कौन अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये फैक्टर्स यहां पे आते हैं। इसको नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, अब इसको इंक्रीज करेगा माइनस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी और बढ़ा देगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप। और अगर हम कंसीडर करें पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को, तो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी को एक फैक्टर और डिक्रीज करता है, वो है हाइड्रेशन फैक्टर, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, ये भी इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो जो नाइट्रोजनस बेसिस का बेसिक स्ट्रेंथ है वो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू डिसाइड होगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू डिसाइड होगा और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के थ्रू डिसाइड होगा। बाकी एक फैक्टर और आता है, आप उसको यहां से समझ सकते हो। एक फैक्टर को हम और कंसीडर करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। जैसे देखो ये कम बेसिक है या ज्यादा बेसिक है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना इफेक्टिवली अपना लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन जितना इफेक्टिवली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब इसका जो लोन पेयर डोनेशन है, उस लोन पेयर डोनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहां पे जो ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे जो ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से अटैच है, आर आर प्राइम आर डबल प्राइम। ये ग्रुप का जो साइज है, ठीक है, अगर ये ग्रुप बहुत बड़े हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये नाइट्रोजन के सराउंडिंग में क्राउडिंग क्रिएट करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। और वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनका, वो नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेशन से रोकेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेशन को वो डिफिकल्ट बनाएगा। तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो मैं यहीं पे एक फैक्टर और यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लो।
जस्ट इसी को नोट कर लो, फिर क्लास कंप्लीट कर रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ of nitrogenous bases is inversely proportional to steric hindrance in surrounding of नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के सराउंडिंग में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो फिर उससे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो मैंने जो बेसिक स्ट्रेंथ को गवर्न करने वाले फैक्टर्स हैं उनके बारे में बता दिया। अब ये फैक्टर्स बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कल की क्लास में ये बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी आता है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर का क्या रोल है एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने में, वो भी मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir.